हमने लास्ट वीडियो में एंशियंट ग्रीस के जो बेसिक फ़िलॉसफी थी, लीगल फ़िलॉसफी, उसको देखा। हमने देखा कि कैसे वहाँ पे फ़िलोसॉफिकल स्कूल डेवलप हुआ। हमने वहाँ उस टाइम के कुछ फेमस फ़िलासफ़र या हिस्टोरियंस या फिर जूरिस्ट को स्टडी किया, और उसके साथ साथ हम जो उसके स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फेमस एरिस्टोटल, प्लाटो और सोक्रेटिस हैं, उनको हम अलग वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे हम बात करेंगे उस एंशियंट ग्रीस के टाइम पे कि किस टाइप का लॉ सिस्टम चलता था, कि वहाँ पे जो रूल होता था वो कैसे होता था, कौन करता था, क्या सिस्टम था। तो उसके रिगार्डिंग फेमस वहाँ पे जो एंशियंट ग्रीस में सबसे ज़्यादा फेमस है वो सिटी स्टेट थी एथेंस। तो एथेंस के सिस्टम को हम स्पेसिफिकली डिटेल में देखेंगे और बाकी सिस्टम्स का हम ओवरव्यू लेंगे। तो अगर हम क्लासिकल ग्रीक की बात करते हैं 510 टू लेकर 322 BC, तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे डेफिनेटली कुछ ऐसा डिसाइड नहीं था कि कौन रूल करेगा। हर सिटी स्टेट में अलग अलग रूल होता था। बट एथेंस में जैसे हमने बात की कि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी में क्या होता था कि लोग रूल करते थे, और कहीं जगह पे मिक्स्ड भी होता था कि डेमोक्रेसी के साथ साथ मोनार्की भी चलती थी, जैसे मैसेडोनिया में था। उसको भी हम देखेंगे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ क्या थी। बट एथेनियंस जो थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हर जगह डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए डेमोक्रेसी की उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, और इसी डेमोक्रेसी की वजह से ही हम इन सिस्टम्स को समझते हैं, देखने के लिए कि इन सिस्टम्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है बाद में। अब बात आती है कि उस टाइम पे क्या क्या सिस्टम थे, कौन कौन से तरह के रूल होते थे। तो मेनली 4 तरीके के थे। एक तो डेमोक्रेसी जो हमने बात की एथेंस में थी, एक मोनार्की, ओब्लिगाची और टायरेनी। तो अब इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो ओब्लिगाची क्या थी? ओब्लिगाची मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग, कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो रूल करते थे। एक छोटा सा ग्रुप होता था, चाहे वो मनी के बेसिस पे हो, चाहे उनकी नॉलेज के बेसिस पे, चाहे वो उनके इनहेरिट किया उन्होंने, तो इस बेसिस पे डिसाइड होता था कि कौन से लोग हैं जो रूल करेंगे। तो यही कुछ लोग होते थे जो डिसाइड करते थे मिलके आपस में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम एथेंस में भी था, एक छोटी सी बॉडी थी। तो ये फेमस भी है उस टाइम पे स्टोरी कि एथेंस के जो 30 टायरेंट्स थे। बट 411 BC के पास आसपास ओब्लिगाची मतलब सिस्टम बना था, उस सस्पेंड होना शुरू हो गया था, और उसके बाद हमारे पास पूरी एक डेमोक्रेसी टाइप बननी शुरू होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ओब्लिगाची बड़े लेवल पे बननी शुरू होगी, कि 5,000 लोगों की ओब्लिगाची। तो बट बाद में बीच में फिर से दोबारा से एक फेमस जो मैंने बताया स्टोरी है 30 टायरेंट्स की। तो 404 BC के पास वो भी आए थे, कुछ लोगों ने ओवरटेक कर लिया था, पर बाद में वापस फिर सिस्टम बन गया था डेमोक्रेसी का। तो ये ओब्लिगाची होती थी कि कुछ लोग रूल करते थे। ये ओब्लिगाची एथेंस के अलावा मेगार्सा और थेबिस में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। अब आती है मोनार्की। तो मोनार्की में कौन रूल करता था? मोनार्की में रूल करते थे इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल है जो डिसाइड होता था इनहेरिटेंस के बेसिस पे कि उसके फादर कौन थे, उस बेसिस पे कि अगर फादर रूल कर रहा था उसका बेटा रूल करेगा, या फिर इस तरीके से वो इनहेरिट करते थे कि जो पहला रूलर होता है वो डिसाइड कर लेता था कि मेरे बाद कौन रूलर बनेगा। ये मोनार्की और टायरनी में फ़र्क है, वो हम बाद में देखेंगे क्या फ़र्क है। तो मोनार्की कहाँ पे थी? मैसेडोनिया में थी, एफियोरस में थी, स्पेसिफिकली स्पार्टा में फेमस है। जैसे मैंने बताया था स्पार्टा में मिक्स सिस्टम था कि डेमोक्रेसी और मोनार्की का वहाँ पे एक मेल सा था ओब्लिगाची का। तो उसमें क्या होता था कि 2 किंग होते थे स्पार्टा में, पर पीस टाइम पे वहाँ पे एक बॉडी होती थी कुछ लोगों की, जिसको हम ओब्लिगाची बोल सकते थे सिस्टम। तो ओब्लिगाची में क्या होता था कि वहाँ पे वो डिसाइड करते थे कि किंग को क्या करना है, क्या नहीं करना। बट जब वो टाइम होता था, जब लड़ाई हो रही होती थी, तो उस टाइम पे किंग ही रूल करता था, वो डिसाइड करता था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो स्पार्टा में मोनार्की थी, बट मिक्स्ड सिस्टम भी था। और टायरनी, अब टायरनी क्या थी? टायरनी भी एक तरह की मोनार्की सिस्टम ही था कि वहाँ पे एक बंदा रूल करता था। बट मोनार्की में डिसाइड होता था कि आपने इनहेरिटेंस की है, आपके फादर या किसी और से आपने इनहेरिट किया है। बट टायरनी में जो इंसान रूल कर रहा है वो ज़बरदस्ती किसी गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पावर हथियाता था, किसी को मार दिया, कर दिया कुछ वॉर करके। तो इस तरीके से टायरनी में हुआ रूल करते थे। ज़्यादातर टायरेंट ज़रूरी नहीं है कि वो ईविली होते थे उस टाइम पे। बस ये होता था कि टायरेंट्स को सिर्फ अपना मतलब था कि हाँ मेरे को रूल करना है, मेरे को अपना ज़िंदगी जीनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों की कदर करता था या नहीं करता था, वो डिपेंड करता है। अब टायरनी कहाँ पे थी? बहुत सारी जगह थी, बहुत सारी जगह थी। सिसिली में, डायनोसिया में थी, और एथेंस में भी टायरनी थी 560 BC के आसपास। आर्गोस में भी थी, लाइकोफ्रोन में भी थी, और इस तरीके से बहुत जगह पे हमने देखा टायरनी थी ग्रीस में।
अब बात आता है एथेंस की, जो डेमोक्रेसी है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है एथेंस की डेमोक्रेसी। तो ग्रीक में जो एथेंस थे, एथेंस सिटी स्टेट थी, वहाँ की डेमोक्रेटिकल सिस्टम क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम था वो क्या था। तो जुडिशियल सिस्टम को समझने के लिए हमें देखना है कि लॉ कौन बनाता था। सबसे पहले लॉ ट्रेडिशनली अगर देखें तो बोला जाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कि बोला जाता है कि सोलोन ने लॉ बनाए थे, तो वो राइट डाउन कर दिया था लॉ कि ये लॉज होने चाहिए। तो उसके बाद किंग्स वगैरह उसको चेंज करते रहते थे, असेंबलीज वगैरह उसको चेंज करती रहती थी या उसको नए लॉज बनाती रहती थी। तो यहाँ पे लॉ लोग बनाते थे, यहाँ पे कोई गॉड वगैरह नहीं होता था उस टाइम पे कि हाँ गॉड ने बोला है तो बुक्स में, रिलीजियस बुक्स में लिखा है इसलिए ये लॉ है। तो उस टाइम पे लॉ बनता था लोगों के द्वारा। अब लॉ कौन बनाते थे, सिटीजन्स। तो सिटीजन्स कौन थे, सिटीजन्स थे एथेंस के जितने भी अडल्ट लोग थे वो एथेंस में पार्टिसिपेट करते थे। एथेंस की जो असेंबलीज वगैरह होती थी, तो बच्चे और औरतें उसमें नहीं होती थी। जो लोग वहाँ पे एथेंस में बर्थ की जिनका हुआ उन्हीं को होता था। अब जितने भी कोर्ट सिस्टम होते थे उसमें लॉयर कौन होता था, तो ऐसा लॉयर का सिस्टम नहीं होता था। बस ये था कि आपने खुद का केस आर्ग्यू करना है अपनी कोर्ट के जूरी के सामने। बट अगर आपको कोई हेल्प भी कर सकता था उस टाइम पे, कि आपका कोई फ्रेंड चला गया आपके बिहाफ पे आर्ग्यू करने, अगर आपको आर्ग्यू नहीं करना आ रहा। अब कोर्ट सिस्टम क्या था उस टाइम पे, कोर्ट में हमारे पास यहाँ पे 3-4 टाइप की चीज़ें थी। या तो जजेस होते थे केस डिसाइड करने के लिए, या फिर जूरीज होती थी, बड़ी बड़ी असेंबलीज। ये तो हो गए अब बड़े लेवल पे, एपिलेट लेवल पे। उसके अलावा छोटे मोटे केसेस के लिए हमारे पास मजिस्ट्रेट्स, डिकार्टिस और एरोफेगस भी होते थे। तो अब इनको हम देखते हैं कि ये क्या सिस्टम था। तो पहली बात तो पनिशमेंट कैसे मिलती थी। पनिशमेंट होती थी कि उस टाइम पे कोई ऐसे जेल्स वगैरह कुछ नहीं होती थी। बस ये होता था कि आपके या तो राइट्स छीन ले जाते थे आपसे, या फिर आपको मार दिया जाता था, आपको देश से निकाला दे दिया जाता था, या फिर आपको फाइन वगैरह लग जाता था कि आपको ये चीज़ पे करनी पड़ेगी, या कोई और कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब मार मुर कुछ कोड़े वगैरह लगाना, इस टाइप की पनिशमेंट होती थी। अब जजेस और मजिस्ट्रेट्स ये कैसे होते थे, जैसे हमने बात की ना, जजेस और जूरीज होती थी, दो टाइप के सिस्टम, या वो जजेस होंगे जूरीज होंगी। तो जजेस और मजिस्ट्रेट्स, जजेस या फिर मजिस्ट्रेट्स थे, वो छोटे मोटे केसेस के लिए थे कि एक बंदा जो पॉइंट किया वो सुनेगा केस को। अब उसके अलावा वहाँ पे क्या सिस्टम होता था कि जजेस के अलावा वहाँ पे फंक्शनरीज होते थे जो पूरा देखते थे कि कोर्ट का प्रोसीजर कैसे चलेगा। वहाँ पे आर्कन्स होते थे जो स्पेसिफिकली फैमिली मैटर्स को देखते थे। जो किंग, या फिर जिसको आर्कन बेसिलियस बोलते थे, जो किंग होता था उस टाइम पे, वो रिलीजियस मैटर्स को देखता था, या फिर जो मर्डर वगैरह का केस है उसको। और कस्टम्स वगैरह को देखने के लिए भी एक स्पेसिफिकली एक अपॉइंटमेंट होती थी कि ये बंदा कस्टम्स वगैरह को देखेगा। और जो फॉरेनर्स होते थे, जो बाहर के लोग थे, जो सिटीजन्स नहीं थे, उनको देखने के लिए पोलीमार्कोस, मतलब उसको जनरल टर्म्स में बोलते हैं, तो वो जनरल बोलते हैं, तो उसको वो भी होता था कि मतलब मजिस्ट्रेटी सिस्टम था कि छोटे मोटे केसेस के लिए या फिर कोई फैमिली डिस्प्यूट वगैरह, उनके लिए अलग अलग फंक्शनरीज थी कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये करेगा। तो जिसकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज थी वो डील करता है उस केस के साथ। अब बात आती है जूरीज या डिकार्टिस की। जूरीज मतलब बड़े सिस्टम जो जिसमें सारे सिटीजन्स मिलके आपस में बैठते थे और डिसाइड करते थे कि किसने क्या किया है। इस जूरी सिस्टम का सबसे बड़ा फेमस जो केस है वो सोक्रेटिस का है। सोक्रेटिस को जूरी ने पनिशमेंट दी थी कि तेरे उसको बोला गया था कि उसको डेथ सेंटेंस पास की गई थी, तो वो हेमलक मतलब एक तरह का जहर होता है, उसको पी के सोक्रेटिस मर गया था। तो जूरी में क्या होता था कि डिपेंड करता था, छोटे मोटे केसेस के लिए 100 की जूरी भी, 100 लोगों की भी, 300 लोगों की भी, बड़े बड़े केसेस के लिए कई बार 6-6 हज़ार लोगों की भी जूरी बैठती थी। तो इनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता था, जितने भी सिटीजन होते हैं उनमें से जो भी 30 साल के ऊपर का है उसमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है तुम आ जाओ और तुम्हें जूरी बनना है। मर्डर केसेस के लिए स्पेसिफिकली एक आर्कन्स की मिलके एक स्पेशल बॉडी होती थी, तो उसको एरियोफेगस बोलते थे। तो इस टाइप से 2 टाइप की मतलब जूरीज भी होती थी, बहुत टाइप्स की, छोटे मोटे केसेस के लिए 100-200 की, बड़े केसेस के लिए 6-6 हज़ार की। अब बात आती है प्रोसीजर की कि जस्टिस कैसे मिलती थी उस टाइम पे। तो प्रोसीजर के लिए क्या होता था कि कोई ऐसा नहीं था कि आप कोर्ट पुलिस के पास जाओगे, अरेस्ट करके पुलिस लेके आएगी। आपको खुद को ही पकड़ के क्रिमिनल को लेके जाना पड़ता था जूरी के पास, और उसके बाद आपको क्लेम रेज करना पड़ता था, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। तो उसके बेसिस पे आप दोनों पार्टीज आर्ग्यू करती थी, अपना अपना केस रखती थी, और उसको सुन के जूरी डिसाइड करती थी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जो भी पनिशमेंट वगैरह वो दी जाती थी। अब वहाँ पे जैसे मैंने बोला पुलिस सिस्टम नहीं होता था, तो क्या होता था कि वो सोचते थे कि एक ही अपने टाइप का बंदा, मतलब हमारा ही सिटीज़न हमारे सिटीज़न के ऊपर रूल करेगा, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरी डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। तो वो बोलते थे ऐसा नहीं है, तो वो क्या करते थे, फ़ॉरेन से स्लेव्स वगैरह होते थे उनको ले आते थे,
तो उनको यूज़ किया जाता था कोई भी पनिशमेंट वगैरह को एग्जीक्यूट करना उसके लिए। जो भी इंजर पार्टी को लेके कोर्ट तक लेके आना है तो उसको खुद ही लेके आना पड़ता था, मतलब अपनी एफर्ट्स करो, अपनी जोर ज़बरदस्ती करो और पार्टी को ले आओ, उसमें पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। अब लॉज उस टाइम पे डेवलप काफ़ी हो गए थे, हर चीज़ के लिए अलग अलग लॉ था, बिजनेस के लिए अलग लॉ था, रिलीजियस के लिए क्या क्या होना चाहिए वो अलग लॉ थे, प्रॉपर्टी मार्क के लिए अलग लॉ थे। वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ट्रेड मार्क का सिस्टम भी डेवलप हो गया था। ये तो कोर्ट सिस्टम्स की बात होगी। अब हमने बात की थी लॉ बनाती है असेंबलीज, लोग मिलकर लॉ बनाते हैं, तो वो कैसे बनता था? तो 6,000 लोगों की असेंबलीज होती थी जो एक बार मिलती थी और एक मंथ में और डिसाइड करती थी क्या करना है क्या नहीं करना। असेंबली में कौन होता था? जितने भी 18 साल के मेल सिटीजन हैं वो सारे असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे। फीमेल्स नहीं होती थी और माइनर्स नहीं होते थे। बट असेंबलीज में मेजरली सिर्फ 10-12% लोग ही होते थे जो असेंबली में आते थे, और उनमें से भी कुछ 100-200 लोग होते थे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिनके पास पैसे थे, जो अच्छे बोलते थे, जिनके जो स्पीकर अच्छे थे, जो इन्फ्लुएंस कर सकते लोगों को, वही रूल करते थे। और ये बोला जाता है कि बस एक तरीका था कि बस जो अच्छा बोलेगा लोगों को वो भड़का देगा, जो भी उनको ले जाएगा अच्छा बोल के, वो होता था। वो तो आजकल भी हमारे सिस्टम्स में होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बंदा है वो जिसको रूल करना चाहे अच्छे से भाषण दो और वोटें ले जाओ और रूल करो। तो वही क्रिटिक उस टाइम पे सिस्टम का भी होता था। बट इसके अलावा जो बड़ी असेंबली थी उसके अलावा छोटी असेंबलीज भी होती थी जो पर्टिकुलर मैटर्स को डिसाइड करती थी, जिसमें 400-500 के आसपास लोग होते थे जो स्पेसिफिकली जो डिटेल्स में इशू डिस्कस करने हैं उनके लिए होती थी। तो इनके ऑफिस वगैरह ये चूज़ करते थे, ऑफिस वगैरह लॉट के द्वारा कि कौन कौन इसमें जाएगा असेंबली में। तो ये छोटी मोटी डीलिंग के लिए होता था। बट ये बात आती है कि इस सिस्टम ने क्या इन्फ्लुएंस किया। तो जो ग्रीक में जो हमारा एथेंस में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसका क्या फ़र्क पड़ता है, हमें उसको क्यों पढ़ना पड़ता है? हम इसलिए पढ़ना पड़ता है कि ऐसा चीज़ सिस्टम को ने हमारे यहाँ पे अब जब मॉडर्न सिस्टम्स हैं उसमें ऐसा हम एथेंस के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बट हमारे मॉडर्न सिस्टम को एथेंस के सिस्टम ने इन्फ्लुएंस किया है। जो वहाँ की बेसिक फ़िलॉसफी है, जो जस्टिस की बात है, जो वहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर, जो डेमोक्रेसी की बात है, उन सब प्रिंसिपल्स पे बेस्ड ही हमारे मॉडर्न सिस्टम्स बने हैं। तो इसलिए हम इन सिस्टम्स को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।